सिटी मजिस्ट्रेट गाजियाबाद गंभीर सिंह, वो नाम जो उन शख्सियत की फहरिस्त में शामिल है जो थमा रही हैं कच्ची उम्र में पक्की पेंसिल, जो सवार रही हैं देश का भविष्य। गाजियाबाद में सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात गंभीर सिंह एक ऐसा ही उदाहरण है जिन्होंने शिक्षा, खेल और समाज सेवा हर क्षेत्र में एक विजन के साथ काम किया है। इसलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड से लेकर लिम्का बुक रिकॉर्ड तक उन्हें ढेरों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। गंभीर सिंह ने गरीब बच्चों के लिए नया विचार, नई ऊर्जा व परिवर्तन पाठशाला जैसी कई पहल की है। जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में लगभग 3500 बच्चों का एडमिशन कराया गया है। साथ ही अमरोहा जैसे जिलों का कायाकल्प कर दिया गया है। बता दें कि उनके नेतृत्व में अब तक 40 गांवों को 100% शिक्षित किया जा चुका है और 200 गांवों के सरकारी स्कूलों को जनता के सहयोग से मॉडल स्कूल बनाया गया है। नमस्कार, मैं हनी त्यागी, आप देख रहे हैं टीवी 100। टीवी 100 लगातार आपको कुछ ऐसी शख्सियत से मुखातिब करा रहा है जो युवाओं के लिए, लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो आज मैं आपको मुखातिब कराने जा रही हूँ गाजियाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह से। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 में। थैंक यू हनी जी, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं गंभीर सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट गाजियाबाद। सर, आपसे बातचीत के बाद कुंवर बेचैन की एक शायरी मेरे जहन में आई, वो ये कि यूं ही नहीं हथेली के आगे उंगलियां, खुदा ने भी किस्मत से पहले मेहनत को लिखा है। तो आपसे जो पहला सवाल है वो वही रहेगा कि आप यूपी के बिजनौर से हैं, तो बिजनौर की उन पगडंडियों से शहर के रास्तों तक आप कैसे पहुंचे और कैसा रहा आपका मेहनत का ये सफर? मैं जब अपने बचपन की बात अगर याद करता हूँ तो मेरी लंबी सांस खुद ही आने लगती है, क्योंकि वास्तव में मेरा जो बचपन था बड़ा संघर्षशील रहा है। क्योंकि परिवार बड़ा था, पिताजी का बहुत बड़ा कोई रोजगार नहीं था जी। छोटे से लघु कृषक थे जी। और उतनी कम जमीन में इतने सारे भाई बहनों का परवरिश करना बड़ा चैलेंज था। क्योंकि पढ़ने की तो बात, अगर इतने बड़े परिवार को इतनी कम जमीन में अगर खाना ही मिल जाए तो बड़ी खुशनसीबी होती थी उस समय। लेकिन मेरे माता पिताजी, मेरे बड़े भैया ने हम लोगों को पढ़ाने की कोशिश करी और मैं बचपन से अपनी पढ़ाई भी की और साथ साथ में मैंने जब जब मौका मिलता था क्या तो कोई काम किया छुट्टियों में या बच्चों को पढ़ाया जी। और उससे कुछ हेल्प मुझे माता पिता, भाई और कुछ मेरे एफर्ट से होती थी। क्योंकि जब मैं गांव से बाहर गया, नगीना के पास मेरा गांव है, छोटा किरतपुर जी, तो वहाँ भी स्कूल इस तरह के नहीं थे, ज़्यादा नहीं थे, 2-3 स्कूल थे, तो उनमें भी एडमिशन लेना हम लोगों के लिए बड़ा चैलेंज था जी। और क्योंकि फीस भी भरने लायक कोई से नहीं थे। गांव में जो थे, हमारे गांव के मैक्सिमम लोग नशा प्रवृत्ति में थे जी। और उस माहौल से निकलकर मेरी माँ ने मुझे उन सब चीज़ों से बचा के मुझे आगे पढ़ाने के लिए कैसे रास्ते दिखाए। तो वो बचपन में कहते थे कि मेरा बेटा एक दिन कलेक्टर बनेगा। मेरी माँ अनपढ़ होने के बावजूद भी, या साक्षर थी केवल, लेकिन उनके सपने पता नहीं किसने बता दिया था कि कोई कलेक्टर भी कोई चीज़ है। तो मैं कलेक्टर तो नहीं बना, लेकिन डिप्टी कलेक्टर जरूर बना और लगातार मेहनत की है इस तरह से। तो जब मैं गांव से उसके बाद मैंने 12th हिंदू इंटर से करने के बाद मैं रुड़की पढ़ने चला जाता हूँ और रुड़की लगातार वहाँ पढ़ाई की। कई बार जीवन में बड़े मौके ऐसे आए कि जब हम लोगों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता था जी, लेकिन कभी कदम डगमगाए नहीं जी। माँ कहती थी कि भाई आज नहीं तो पैसा कल आ जाएगा, लेकिन अपनी पढ़ाई को आपको नहीं रोकनी और आपको लगातार मेहनत करनी और इस देश के लिए अच्छा है जी। आपने माँ का जिक्र किया और आपने कहा माँ अनपढ़ थी, तो मुझे ना इससे एक चीज़ याद आती है कि माएँ अक्सर अनपढ़ होती हैं, इतनी अनपढ़ कि मैं 1 रोटी मांगता हूँ तो वो 2 दे देती हैं जी। आपने अपनी कलम के दम पर आपने अपनी तकदीर बदली, ज़िंदगी की कहानी बदल दी और वही कलम आप लोगों को दे रहे हैं। आपकी जो फाउंडेशन है, नया विचार नई ऊर्जा, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
देखिए, क्योंकि देश में शिक्षा का जितना होना चाहिए था, अभी समाज के अंतिम पायदान तक शिक्षा नहीं पहुंच पाई जी और शिक्षा सरकार के प्रयास ही पर्याप्त नहीं होते। इसमें समाज का प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होनी चाहिए। जी अपने स्तर से जब तक हम सब लोग मिलकर काम नहीं करेंगे, जब तक जो सरकार ने सपना देखा कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, शक्तिशाली राष्ट्र बनाएंगे, ये प्रत्येक व्यक्ति का, नागरिक का जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग सामूहिक रूप से कंधा से कंधा मिलाकर शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करें कि जिस स्तर से हम लोग मदद कर सकते हैं। तो ये ध्यान में आया कुछ लोगों ने, जो हमारे साथी थे, बुद्धिजीवी लोग थे, जी कि 2014 दिसंबर की बात है, सर्दी बहुत थी कि कुछ क्या जाए बच्चों कि हम तो यहाँ बैठे हैं और हम बाहर इतने लोग सर्दी से ठिठुर रहे हैं, सब चीज़ें हैं। जी तो इस तरह से बात करते करते लोगों ने एक संस्था बना ली। जी किसी से पूछा क्या, कह रहे कोई भी नाम रख दीजिएगा, आप लोगों को काम करना। संस्था का बनाने का उद्देश्य भी यही रहा, जो हमारे साथी थे, कि भाई कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, जी किसी भी नाम से कर लीजिएगा। अल्टीमेट एक, क्योंकि अकेले प्रयास से भी हम बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकते, तो एक जब प्लेटफॉर्म होता तो उसमें हज़ारों लोग आपके साथ जुड़ते हैं। जी और जुड़ने के नतीजा ये हुआ कि संस्था के लोगों ने मुझे एज ए प्रेरणा स्रोत माना कि भाई आपने ये आइडिया दिया और आप हमारी संस्था के प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि आपने खुद संघर्ष करके आपने इतने सारे एग्ज़ाम क्लियर करे हैं और आप प्रदेश की सर्वोच्च सेवा क्लियर करने के बाद समाज को नई दिशा दे सकते हैं। तो उन लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि आप आइएगा और हमारा केवल मार्गदर्शन दे दीजिएगा। जी तो मैंने, जो हमारी टीम थी, उन लोगों को इस काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। सर, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसके विचार बनाते हैं, और मैंने जाना कि आपके विचार बहुत ही बेहतरीन, मैं कहूँगी वो बहुत ही उम्दा हैं। जैसे करवा चौथ हुआ, ऐसे त्यौहार हुए, तो आपने उसमें एक नई मुहिम और नई पहल शुरू की कि आपने कहा कि आप उन्हें तोहफे में हेलमेट गिफ्ट करें, और जिसे काफ़ी सारे मीडिया चैनल्स ने, काफ़ी सारे लोगों ने भी कवर किया। जी देखिए, जो हमारे समाज में जो संबंधों का है, समाज में बड़ा योगदान होता है जी और हर आदमी इमोशनल अटैचमेंट होता है, जी भाई बहन से, पति पत्नी से। और जैसे रक्षाबंधन की बात है, तो भाई अगर अपने भाई से कहेंगे भाई मैं, आप तो मेरी रक्षा के लिए बात कर ही रहे हैं, मैं तो राखी बांध रही हूँ, लेकिन आपको एक वादा ये करना पड़ेगा कि अपनी रक्षा के लिए जब भी आप बाहर जाएं एक हेलमेट जरूर पहन के चलें। जी तो उससे क्या हुआ, भाई ने बहन की रक्षा के लिए बात करी और बहन ने भाई की रक्षा के लिए हेलमेट का उससे कमिटमेंट लिया। ऐसी करवा चौथ पे हम लोगों ने मुहिम चलाई कि भाई, उस समय सर्वप्रथम हम लोगों ने चलाई थी, बाद में तो पूरे इंडिया में इसको लागू किया गया, विभिन्न डिपार्टमेंट ने, विभिन्न लोगों ने। उसका फिर क्या है, पत्नी कहती कि भाई आप बाहर जाते हो, मेरे लिए कुछ लाना मत लाना, लेकिन अपने लिए हेलमेट लेकर आना। जी मेरे लिए नई साड़ी मत लेकर आओ, नई चूड़ियाँ मत लेकर आओ, लेकिन अपने लिए, क्योंकि मैं आपकी आयु की दुआ मांगती हूँ। जी तो आप अपने लिए, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, क्योंकि रोड एक्सीडेंट इतने सारे होते हैं जी कि इसमें मान लीजिएगा कि पर ईयर लगभग 5 करोड़ लोग पूरे वर्ल्ड में इससे प्रभावित होते हैं। जी 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 और इंडिया में रोड एक्सीडेंट से मरने वालों की संख्या सर्वाधिक है, और घायल होने वाले की स्थिति तो आप समझ सकते हो कि बहुत लोग घायल हो जाते हैं। तो अगर पति मेरा हेलमेट पहन के बाहर जाएगा, कभी भगवान न करे कोई दुर्घटना ऐसी होती है, तो उसको हेलमेट के माध्यम से सुरक्षा मिल जाएगी। जी इसके साथ साथ, क्योंकि मैं अमरोहा में था उस समय एसडीएम, जी तो मैं देखता था रोज आए दिन फ़ोन आता था कि आज रोड एक्सीडेंट पे इतने लोग मारे गए, इतने मर गए, ये हो गया, इतने घायल हो गए। तो मैं सवेरे निकलता था, मुझे लगता था कि लोगों में हेलमेट की जागरूकता का अभी कहीं ना कहीं, बहुत सारे कॉजेस होने के बाद भी मुझे लगता था हेलमेट और सीट बेल्ट का अहम रोल होता था किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट से मृत्यु होने में। जी जी तो वहाँ पर हम लोगों ने सब लोगों के साथ मुहिम चलाई। वहाँ के जनप्रतिनिधि, प्रधान, टीचर, शिक्षक और अधिवक्ताएं, मीडिया हम लोगों ने मीडिया को भी गिफ्ट किया कि भाई आप आइएगा, तो उनको भी हमने महत्व बताया। तो बहुत सारी चीज़ें हमने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को जोड़ा। जी
सर, शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत सराहनीय कदम उठा रहे हैं। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनमें शिक्षा का जो अधिकार है वो सर्वोत्तम और सर्वोच्चम माना जाता है। मेरा सवाल ये है कि उसमें आपने अहम कदम उठाए हैं। 40 गांव ऐसे हैं जहां पर 100% शिक्षा जो है वो बच्चों को मिल रही है। जो कलम आपने थामी वो कलम अब आप बच्चों को दे रहे हैं। देश का भविष्य एक तरीके से अब आप संवार रहे हैं। देखिए, क्योंकि शिक्षा मैंने बताया था कि मूल अधिकार है जी। और किसी व्यक्ति के जीवन में अगर परिवर्तन लाना है तो उसको शिक्षित कर दीजिए। जी। क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के मुझे कहावत मतलब एक सूक्ति याद आती है, जी। शिक्षा व सैन्य का दूध है जो पिएगा बताड़ेगा। मतलब अगर हमने शिक्षा ले ली तो हम एक शेर की तरह हमारे अंदर विचार आ जाते हैं, शेर की तरह ताकत आ जाती है जी। और शिक्षा से पूरी लाइफ में हमारी परिवर्तन आ जाते हैं जी। कि हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो जाता है, हमारा इकोनॉमिकल स्टेटस चेंज हो जाता है, हमारा पॉलिटिकल चेंज हो जाता है। मतलब सोसाइटी में अगर ऑल फैक्टर की बात करें तो इसमें एजुकेशन इज़ द मोस्ट की जी। कि जिससे कि जीवन में, और मैं तो कहूँगा कि जीवन में नहीं, जब हमने उससे आगे और विस्तार से अगर हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया में हमने बहुत सारी कंट्री का स्टडी किया जी। हमने देखा, बहुत सारी सोसाइटी का अध्ययन किया, बहुत सारी हमने कास्टों का अध्ययन किया, वर्गों का अध्ययन किया कि ये नतीजा है कि जिन जिन कंट्री ने, जिस जिस समाज ने, जिस जिस वर्ग ने एजुकेशन पर वर्क किया वो उनकी स्थिति पहले की अपेक्षा गुणात्मक रूप से परिवर्तन होती है। अगर हम बात करेंगे द्वितीय वर्ल्ड वार के समय तो अमेरिका की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में उन्होंने क्या किया, पूरी का पूरा एजुकेशन पर फोकस कर दिया। जी। वो अपने यूथ की एनर्जी को चैनलाइज किया। मैं तो एक जगह मैंने पढ़ा भी था कि वो एक जगह क्या करते थे, खड्डे खुदवाते थे एक टीम से और दूसरी टीम से उसको भरवाते थे। क्योंकि उनकी युवाओं को आर्थिक मंदी के समय युवाओं को कुछ ना कुछ कराना था। जी। उन लोगों ने एजुकेशन पर काम किया तो उसका नतीजा क्या हुआ कि अमेरिका आज वर्ल्ड पावर होना। जी। ऐसे ही अगर आप देखोगे छोटा सा साउथ कोरिया में सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक क्लास चलती है, 24 घंटे लाइब्रेरी ओपन रहती है। जी। वो छोटे से कंट्री देखिएगा, उनकी कितनी मल्टीनेशनल कंपनी ऐसी कि जो यहाँ पे भी हर घर में उनके प्रोडक्ट हैं। तो क्या है कि एजुकेशन के, अब जैसे एक नीदरलैंड की बात करेंगे या एक दो कंट्री और हैं यूके में, जो उन्होंने वहाँ पे अपनी एजुकेशन की पॉलिसी की वजह से वहाँ की जेलें बंद हो गई। जी। अभी यहाँ पे एक अफ्रीका का कंट्री है जिन्होंने इथोपिया काफ़ी गरीब कंट्री है, लेकिन उन्हें अपने बजट का 25% एजुकेशन पर खर्च कर रहे हैं। आने वाले आप टाइम में देखोगे तो क्या होगा, इथोपिया एक ग्रोइंग कंट्री के रूप में उभर कर आएगा। अगर हम यहीं पे बात करेंगे, इंडियन स्टेट की बात करें, जिन स्टेट के एजुकेशन पॉलिसी बढ़िया है, जी, चाहे केरला है, गोवा है, पंजाब, जो भी डेवलप हमारे स्टेट हैं, उनके पीछे बस केवल एक अगर हम बहुत सारे फैक्टरों में अगर मेन फैक्टर की बात करें वो दैट इज द एजुकेशन। जी। अब इंडियन सोसाइटी में बात देखेंगे, जिस सोसाइटी में जिस कास्ट के लोगों ने अब एजुकेशन का महत्व को समझा तो क्या हुआ, वो सोसाइटी आगे बढ़ी। जी। आर्थिक रूप से मजबूत हुई। जी। आर्थिक रूप से मजबूत हुई तो उन्होंने अपना पढ़ाई में फिर वो किया। तो जैसे उनका कार्ल मार्क्स का वो है ना कि दुष्चक्र, गरीबी का दुष्चक्र, जी जी, अगर तोड़ सकते हैं तो एजुकेशन के माध्यम से ही तोड़ा जा सकता है। जी। वरना गरीब का बेटा गरीब, फिर गरीब, लेकिन अगर इसको बाहर निकलना है तो आप एक एजुकेशन से वो पावर मिल जाएगी कि जो आप उस दुष्चक्र को तोड़ सकते हैं। सर, आपने कार्ल मार्क्स का जिक्र किया, आपने कहा कि गरीबी की जो वो रेखा है वो केवल शिक्षा से तोड़ी जा सकती है। आउट ऑफ द ब्लू जहन में एक बात आई है कि अब मैं अगर अपनी उम्र के बच्चों से बात करती हूँ, युवाओं से बात करती हूँ, तो उनका एक कहना होता है कि पैसे के दम पर सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन मैं इसके विपरीत देखती हूँ कि शायद शिक्षा के दम पर सब कुछ किया जा सकता है। बहरहाल सर, केरला का लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, तो अब आप यूपी को कहाँ देखते हैं कि कहाँ स्टैंड करता है और कहाँ हमारी जो रीच है, क्योंकि जैसे अमरोहा है, वहाँ पर एजुकेशन जो स्तर है शिक्षा का, अमरोहा में बहुत बेहतर हुआ है और आप सराहनीय काम जो है वहाँ कर रहे हैं, तो यूपी को आप अब कहाँ देखते हैं? देखिए, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो इस समय सर्वश्रेष्ठ स्कीम है, जो एजुकेशन में कायाकल्प लाए हैं, वो अतुलनीय है। जी। और आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश एजुकेशन की बदौलत और यहाँ की पॉलिसी की बदौलत देखिएगा सर्वश्रेष्ठ जिले में, स्टेट में शामिल होगा।
जी क्योंकि हमारे जो प्राइमरी स्कूल थे, एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन है, उसमें अथाह काम हो रहा है। जी कायाकल्प स्कीम चल रही हैं, उसमें मतलब मल्टी डायमेंशन से काम हो रहा है। और वहाँ के अब बच्चे देखेंगे नई नई स्कीम्स लाके जो और इंडिया के किसी स्टेट में नहीं है। जी तो यहाँ पर अगर तुलनात्मक दूसरे स्टेट की बात करते हैं तो सरकार के प्रयास अतुलनीय हैं और सराहनीय हैं। जी। मैं कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगी कि एक बार सर के जो पुरस्कार हैं, जो उन्हें इनाम मिले हैं, उनको भी दिखाएं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड आपको 2 बार मिल चुका है, उसमें 2 बार नाम आपका दर्ज हो चुका है। मैं एसडीएम था वहाँ पे, जी तो तब हमने 2 लिम्का वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाए थे, 2 ग्लोबल रिकॉर्ड बनाए थे जब मैं धनौरा एसडीएम था। जी, और ग्लोबल रिकॉर्ड्स आपको मिल चुके हैं। सर, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि आज ही के दिन 2019 में आपको कोई पुरस्कार मिला था। मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप व्याख्या करें हमारे लिए कि कौन से पुरस्कार आपको मिले हैं अब तक। देखिए, सोसाइटी में जब हम कोई संस्था, कोई अधिकारी, कोई व्यक्ति काम करता है तो बहुत सारे लोग उनको सम्मानित भी करते हैं। जी जी जी। और सम्मान से उस ग्रुप को, उस संस्था को, उस व्यक्ति को और ऊर्जा मिल जाती है। जी। तो 2019 में आज के दिन, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मदिवस है, तो अटल बिहारी फाउंडेशन जो दिल्ली की है, उनके माध्यम से भारत रत्न अटल श्री सम्मान 2019 हम लोगों को मिला था। जी। और वो आज ही का दिन था। तो आज का दिन आपके लिए बेहद खास हो जाता है। सर, एक सवाल जो थोड़ा लीग से हटकर है, वो यूपीएससी एस्पिरेंट के मध्य से नज़र से पूछूंगी मैं कि मुझे ऐसा लगता है यूपीएससी इज़ नॉट अबाउट कि आपने पहली बार में क्लियर कर लिया, इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 1 बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, वो छोड़ देते हैं वो राह। उनके लिए मैं चाहूँगी कि आप कुछ कहें और बताएं उन्हें। देखिए, कोई भी जितना बड़ा एग्जाम होता है जी। उसके पीछे उतनी बड़ी रणनीति होती है। जी। और अगर हमने इसको मैनेजमेंट के हिसाब से प्लानिंग करके नहीं किया तो बहुत सारे लोग एग्जाम देते हैं और बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग बाहर भी रहते हैं। जी। तो ऐसा नहीं कि उनकी कहीं मेहनत करने में या उनके इंटेलिजेंसी में कुछ कमी है। जी। कमी रही तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की। जी जी। देखिए, ये परीक्षा क्या है, कई बार लोग अब जैसे मैं क्या करता, जैसे कोई एग्जाम दिखाया जी। और मुझे लगा कि मेरे इस एग्जाम में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा, मैं देखता था, एनालाइज करता था जी। किस सब्जेक्ट में मेरे किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए, मेरा पोर्शन कौन सा वीक रहा और मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता। तो जिस टॉपिक से मेरे क्वेश्चंस ज़्यादा गलती होते थे जी। तो उस सब्जेक्ट को मैं बहुत डीपली, मतलब क्लास 6 से लेके उसके ग्रेजुएशन तक के जितनी किताबें थी या जितना सिलेबस होता था, मैं फिर आके मेरा मुहिम ये होता था कि मैं 10-15 दिन तक लगातार उस सब्जेक्ट को पढ़कर उस समस्या को समाधान कराऊँ। जी। क्योंकि मैं बताऊँ, मैं एक बार पीसीएस के हिंदी में फेल हो गया था। जी। तो और फिर जब मैं 2009 के एग्ज़ाम में सेल्टेक्स में सेलेक्ट हुआ था तो उस समय मेरे एसए में 57 नंबर थे। जी। लेकिन मुझे पता लग गया था कि मेरा हिंदी और एसए कहीं ना कहीं वीक है। जी। तो मैंने लैंग्वेज, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से था और कभी लैंग्वेज को इतना वो नहीं दिया, बस पास होने के लिए हम। लेकिन जब हमने उसकी बारीकी से पढ़ना शुरू किया तो मैंने इस कमी को रिमूव किया। जी। तो जब मैं एसडीएम बना तब मेरे हिंदी और एसए में बहुत अच्छे मार्क्स थे, जिसके बदौलत मुझे एसडीएम का पद मिला। तो जब आपकी समस्याएं होंगी, जहाँ जो कमी होंगी, जब तक आप रिमूव नहीं करेंगे, जब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। जी। सर, आपने थोड़ा रुकावटों की बात की, तो जहन में जो लाइन आती है वो ये कि जैसे सीढ़ियाँ बनती हैं तो वो दीवारों के सहारे ही बन सकती हैं, तो रुकावटों का होना बेहद ज़रूरी है। एक सवाल और वो ये कि आप क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आपने जितना काम किया, आपको क्या लगता है कि इस कमी की वजह से शिक्षा लोगों को नहीं मिल पा रही है? तो उसमें यही है कि क्या लोगों के पास, जैसे कोई बच्चा होता है, उनके माँ बाप शिक्षित नहीं हैं जिसकी वजह से उन्हें शिक्षा का महत्व नहीं पता, या फिर आर्थिक तंगी है, तो क्या आपको ऐसे मेन रीजंस लगते हैं जिनकी वजह से एजुकेशन लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है? देखिए, मैंने बताया कि सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन सबसे अहम चीज़ है। जी। और समाज में अभी काफ़ी बड़ी संख्या में गरीबी रेखा से जीवन यापन करते हैं। उनके बच्चे को जी। अगर हम, ये पड़ोसी का भी दायित्व है, समाज के जागरूक व्यक्तियों का भी दायित्व बनता है, जी। वहाँ के शिक्षकों का भी दायित्व बनता है, वहाँ के जनप्रतिनिधि का भी दायित्व बनता है,
वहाँ के जितना सरकारी मशीनरी उनका भी दायित्व बनता है जी। कि थोड़ा थोड़ा प्रयास करने से अगर हम सामूहिक प्रयास करेंगे तो लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल में जी। सपोज करो कि आप मेरठ गांव से हो जी। और अपने गांव के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, जी। तो कैसे? सपोज करो एक आप हैं, एक मैं हूँ, सब उसी गांव का सपोज करो एक व्यक्ति और है जी। और हमने उस गांव में कुछ परिवर्तन लाना है। जी। तो क्या करेंगे? सपोज करो 500 रुपीज़ आपने कंट्रीब्यूट किया, 500 मैंने तो हमारे 3 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, तो क्या हुआ? उसमें 1500 रुपये हमारा कलेक्शन हो गया। जी। हमने ये देखा कि उस गांव की जो कोई गरीब लड़की जो आर्थिक रूप से सपोज करो कोई मजदूर की बेटी है या किसी के माँ बाप नहीं है या विकलांग है या वो किसी भी कारण से वो गरीब है, जी। वो पढ़ना चाहती है, जी। तो हमने क्या किया? आपने क्या किया? उसको कहा कि बेटा हम आपको 1500 रुपये स्कॉलरशिप देंगे, जी। जी। लेकिन इसके बदले में आपको क्या करना? गांव के 20 से 25 लोगों को आपको पढ़ाना है। तो आपके 500 रुपीज़ के कंट्रीब्यूशन से आपने 25 लोगों की ज़िंदगी में क्या ला दिया? उजाला ला दिया। जी। और आपने 25 लोगों की ज़िंदगी में लाइफ चेंजर का काम किया। वो लड़की क्या करती है? शाम को 1.5 से 2 घंटे गांव के सारे बच्चों को एक्स्ट्रा पढ़ाती है। जी। वो 1.5-2 घंटा का मतलब ये हो जाता है कि उस गांव में, उस परिवारों में एक शिक्षा के प्रति एक रुझान पैदा होता है। जी। उनकी लाइफ का जो एम था गांव के लोगों का, अब किधर चला गया? एजुकेशन। हमने क्या किया? एनर्जी, उन बच्चों में अथा एनर्जी होती, उन युवाओं में अथा एनर्जी होती, हमने क्या किया? उस एनर्जी को चैनलाइज कर दिया। जी। कि भाई बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को पढ़ाएगा, छोटा बच्चा जब पढ़ने का माहौल होगा तो चारों तरफ सोसाइटी में जब हम लोग सामूहिक रूप से काम करते हैं तो जीत और जिताव के कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आता है। मैं भी आगे बढ़ूँ, आप भी आगे बढ़ें और वो बेटी भी आगे बढ़ जाएगी। जी। और हम प्राथमिकता उस गाँव की लड़कियों को जाते देंगे। सर, आखिर में मैं चाहूँगी कि आप देश के युवाओं को कोई संदेश दें जिससे वो अपने ज़िंदगी का जो पथ है उस पर आगे बढ़ सकें। देखिए, युवाओं से तो मैं ये अनुरोध करूँगा, आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके सही डायरेक्शन में यूज करें। जी। इसका जिक्र करना चाहूँगा मैं, मुरादाबाद में हम लोग पोस्टेड थे तो पीपलसाना, डिलारी, भोजपुर और पीपलसाना, भोजपुर, डिलारी, इन 3-4 ब्लॉक हैं वहाँ पे, एरिया हैं और उसके आसपास के गांव। जी। हमारी टीम के एक असलम जावेद है और एक मुजीबुर रहमान है। जी। असलम जावेद ने क्या किया, क्योंकि वो इंटरनेशनल प्लेयर है वॉलीबॉल का, उसको हमारी टीम के साथ जोड़ के हमने क्या किया मिलकर, पूरी टीम ने, मुरादाबाद की टीम ने, कि हमने 17 वॉलीबॉल की टीम बनाई। जी। 15 कबड्डी की टीम बनाई। जी। और वहाँ पे शाम को परिवर्तन पाठशाला चलवा दी, जी। जो हमारी वाइफ चलाती हैं। जी। तो उन्होंने क्या किया, उन बच्चों की जो वहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा था, जी। उस समय अगर आप 8 साल पुराना अगर देखेंगे उस एरिया में तो क्राइम का रेशियो ज़्यादा था। आप न्यूज़पेपर देखेंगे, पुराना देख लेंगे, डाटा निकाल लेंगे या थाने रिपोर्ट लेंगे, आज वहाँ पर क्राइम ना के बराबर हो गया, क्योंकि उन युवाओं की एनर्जी क्या हुआ? चैनलाइज होगी। शाम के समय मतलब सुबह रनिंग करते थे, शाम के समय खेलते थे, शाम और परिवर्तन पाठशाला के हिस्सा बन के पढ़ने लगे। जी। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि वहाँ से लोग सेलेक्ट होने लगे। उनकी एनर्जी क्या हुई? पॉजिटिव लाइन पकड़ के उनको हमने सकारात्मक रास्ता दिखा दिया। जी। तो मैं तो युवाओं से ये कहूँगा कि जीवन में सकारात्मक लाइन पकड़ें, सकारात्मक रहें और हार्डवर्क करें, और कभी भी कोई भी समस्या आती है वो समस्या थोड़े दिनों के बाद समाधान हो जाता है। अपनी हिम्मत बनाकर अपने जो लक्ष्य हैं उस पर अडिग रहें और छोटा लक्ष्य न बनाकर बड़ा लक्ष्य बनाएं, तभी आप इस देश को, समाज को कुछ दे सकते हैं, क्योंकि युवाओं से ही समाज बदल सकता है। जी। तो अभी आपने गंभीर सिंह जी को सुना और उन्होंने युवाओं से अनुरोध किया कि छोटा लक्ष्य न रखकर बड़ा लक्ष्य रखें, क्योंकि आप देश का भविष्य हैं और आप वो ताकत रखते हैं कि आप उस भविष्य को संवार सकते हैं। तो इसी तरह टीवी 100 आपको मुखातिब कराता रहेगा इसी तरह महान शख्सियत से। तब तक के लिए आप देखते रहिए टीवी 100। मैं हनी त्यागी, कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।